हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए हम आज जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है डीएनए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए कहाँ से आया, डीएनए के बारे में क्या क्या किसने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो डीएनए है वो क्या है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जो कि आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए इज द मास्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डीएनए क्या है? इट इज अ मास्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का क्या है? मास्टर मॉलिक्यूल्स है, जिसमें से कि जो डीएनए है वो क्या काम करता है, वो गाइड करता है। किसको गाइड करता है? तो टू द डेस्टिनी ऑफ द लिविंग सेल। जो सेल्स होते हैं उसके डेस्टिनी को गाइड करता है। गाइड टू डेस्टिनी ऑफ each and every living cell। ठीक है, डीएनए क्या है? ये लिविंग वर्ल्ड का मास्टर मॉलिक्यूल्स है, जो कि ईच एंड एवरी लिविंग सेल को, प्रत्येक लिविंग सेल को के डेस्टिनी को गाइड करता है कि किस सेल को क्या बनना है या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो डीएनए जो है वो क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है एंड इट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल विच कंटेन द जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, विथ स्टोर द जेनेटिक कैरेक्टर। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जो कि लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है कि जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है। क्या काम करता है? जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। अब ये जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है ये आया कहाँ से? तो एक मिस्टर अंकल थे, इन्होंने न्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को देखा। क्या देखा? स्पेसिफिक सब्सटेंस को देखा और इस स्पेसिफिक सब्सटेंस का नाम रखा गया क्या? न्यूक्लियन। क्या नाम रखा गया? न्यूक्लियन। तो सबसे पहले मिस्टर ने न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को देखा और उस सब्सटेंस का नाम रखा इन्होंने न्यूक्लियन, जिसे हम आज डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये मिस्टर ने सबसे पहले जो है इनकी खोज करी थी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इसको देखा था। उसके बाद जो हम लोग मॉडर्न जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। तो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया एंड ऑन द स्टडी बेसिस ऑफ द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ विल्किंस के इन द 1962 में। राइट, तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को डील करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए क्या हो गया? मास्टर मॉलिक्यूल्स हो गया लिविंग वर्ल्ड का, और ये ईच एंड एवरी लिविंग सेल की डेस्टिनी को गाइड करता है। ये जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर करता है। ठीक है, मिस्टर ने न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को देखा, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। नाउ वी कम्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं, यानी एक तरह से बोले जो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब डीएनए की यूनिट की बात करी जाए कि अगर यूनिट ऑफ डीएनए क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए, तो यूनिट ऑफ डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे न कंपोजिशन जब आएंगे, ठीक है। तो डीएनए के यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड जो है एक से दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, दूसरे से तीसरे न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, तीसरे से चौथे न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, चौथे से पांचवा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, इस तरह अगर मैं डायग्राम से कोशिश करूँ आपके समझाने की, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ा, दूसरे से तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, इससे ऐसे, तो इस तरह करके क्या हुआ कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना कि नहीं बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना कि नहीं बना, बना। तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ। तो डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही तो है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो होता है वो क्या है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप कह सकते हैं, या फिर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो डीएनए है वो कैसे बना होता है, जो पॉलीमर है यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है कैसे बना होता है। हम लोगों ने तो देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो डीएनए बना। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो जो बना होता है वो बना होता है 3 मेयोटिस के कंपोजिशन से। दैट इज़ द व्हाट इज़ द 3 मेयोटिस कंपोजिशन, क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो फॉस्फेट पर होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। इन 3 चीज़ का कंपोजिशन होता है एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, राइट। जो नाइट्रोजन बेस होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है वो कौन कौन सा होता है, Ag इज द प्यूरिन, ठीक है। Ag इज द प्यूरिन। अगर भूल जाओ कभी कि प्यूरिन किसको कहते हैं, तो हमारे भारत की संस्कृति में जो हस्बैंड होते हैं उनको एजी कह के बुलाया जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो जब आप अगर प्यूरिन और पायरिमिडीन में कौन है क्या नहीं समझ आए तो आप उस एजी को याद कर लीजिएगा, दैट इज़ द प्यूरिन, ठीक है। और पायरिमिडीन क्या है, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। तो प्यूर नाइट्रोजन बेस जो हो गए वो 2 तरह के हो गए, एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरिमिडीन। तो प्यूरिन जो होता है वो Ag होता है, दैट इज A फॉर एडेनिन एंड G फॉर गुआनिन। पायरिमिडीन जो होता है वो 2 होता है, दैट इज साइटोसिन एंड थाइमिन, राइट। तो इस तरीके से ये प्यूरिन और ये पायरिमिडीन हुआ। तो जो फॉस्फेट और शुगर के बारे में जो जानकारी दिया था उन साइंटिस्ट अंकल का नाम था, ठीक है, लेविन। क्या नाम था, लेविन। फॉस्फेट और शुगर के बारे में जो जानकारी देने वाले अंकल थे उनका नाम क्या था, लेविन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जो फॉस्फेट होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। अब फॉस्फोरिक एसिड का क्या बोल केमिकल कैसे लिखा जाता है, H3PO4 होता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये हुआ आपका PO4 और इससे लगा होता है इस तरीके से H, ठीक है। तो ये हो गया आपका केमिकल डायग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरीके का H3PO4 यानी कि जो फॉस्फेट होता है डीएनए में वो किस फॉर्म में होगा, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होगा। डीएनए जो होता है डीएनए जो होगा वो यहाँ पे जो शुगर होगा यानी कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होगा, फॉस्फेट तो हमने बता दिया कि फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में रहेगा, शुगर किस फॉर्म में रहेगा, तो शुगर जो होता है यहाँ पे पेंटोज शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है। तो पेंटोज शुगर जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रक्चर चलिए देखते हैं। तो इस तरीके का पेंटोज शुगर होगा और पेंटोज शुगर जो होता है उसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। ये जो है ये दिस आर द डायग्राम ऑफ द
यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, एंड फ्रॉम हेयर कार्बन, दैट इज हेयर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से OH लगा रहता है, यहाँ पे H होगा OH, ठीक है, यहाँ पे OH H, राइट। तो इस तरीके से जो है पेंटोज शुगर होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि H और यहाँ OH की जगह क्या होता है, H होता है, यानी कि सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन गायब है, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो शुगर होगा, कौन सा शुगर होगा, पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर आप लोग ये देख लीजिए डायग्राम कैसा होता है, इस तरीके का पेंटोज शुगर होगा, जहाँ पे कि सेकेंड कार्बन से जितना चीज़ मैं बोल रही हूँ आप उतना चीज़ अगर लिख लेंगे तो आपका नोट्स रेडी हो जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन से क्या अब्सेंट होता है, ऑक्सीजन जो होता है अब्सेंट होता है, राइट। चलिए, तो हमने देखा डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस से मिलके बना होता है। फॉस्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। शुगर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो शुगर जो है पेंटोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इस तरीके का होगा। पेंटोज शुगर में क्या होता है कि सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन गायब हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस इन्वॉल्व होगा, नाइट्रोजन बेस दो तरीके के इन्वॉल्व होंगे, दैट इज अ प्यूरिन एंड द पायरिमिडीन। नाउ द प्यूरिन इज Ag एंड पायरिमिडीन इज Ct, ठीक है। दिज आर द कंपोजिशन ऑफ द डीएनए, कि हाउ द डीएनए इज फॉर्म्ड एंड द वन न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स व्हाट थिंग्स, कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। इसी तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ेंगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, एंड दिस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीएनए के कंपोजिशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो है बेस रूल ऑफ 4 ग्राफ के बारे में, ठीक है। हम लोग 4 ग्राफ का बेस रूल देखते हैं कि क्या होता है 4 ग्राफ का बेस रूल। चलिए देखते हैं कि 4 ग्राफ रूल क्या हो। तो क्या है बेस रूल ऑफ 4 ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ग्राफ अंकल थे, यहाँ 4 ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि ग्राफ की कॉपी ले आइए और 4 पन्ने में जो है आप डीएनए लिख लीजिए या बेस रूल लिख लीजिए, ठीक है। वो ग्राफ नहीं है, ये 4 ग्राफ एक साइंटिस्ट अंकल थे हमारे, ठीक है। तो उनका नाम है 4 ग्राफ, और 4 ग्राफ के साथ जो उनके और भी साथी हैं उनका नाम है ओविन, बोविन, पोर्किन, ठीक है। ओविन, बोविन, पोर्किन, मुझे ये नहीं समझ आता कि नाम मतलब कैसे रखे थे, ठीक है। नाम रखे भी थे तो ओविन पहले आते, बाद में बोविन आते, पोर्किन आते, मतलब ओविन, बोविन, पोर्किन ये लगता है भाई होंगे, ठीक है। तो ओविन, बोविन और पोर्किन इनके साथी थे 4 ग्राफ के। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो AT होता है, A प्लस टी इक्वल टू G प्लस सी होता है, ठीक है। इन्होंने ये प्रूव किया कि A प्लस टी इक्वल टू G प्लस सी होता है, एंड बताया कि जो A प्लस टी बाई G प्लस सी का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ प्यूरिन जितना होगा उतना ही पैरामिडीन होगा, राइट। जितना नंबर ऑफ प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पैरामिडीन। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि A प्लस टी इज इक्वल टू G प्लस सी, राइट, या C प्लस जी कर लीजिए या G प्लस सी कर लीजिए।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि a+t को डिवाइडेड बाय करके c+g = 1 होगा, यानी कि a+t और c+c का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज़ 1। ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज़ें जो इन्होंने बताया, क्या बताया कि नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन। ठीक है, नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन। तो दिस आर द बेस रूल ऑफ द 4 ग्राफ। ये 4 ग्राफ का बेस रूल है, जिसमें इन्होंने बताया कि a+t g+c का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है एंड नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन होता है। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एविडेंसेस ऑफ डीएनए, राइट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एविडेंस ऑफ डीएनए। क्रिस्टलोग्राफी एविडेंसेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो क्या है इसका एविडेंसेस? तो सबसे पहले जो है हमारे अगस्त चाचा जी आए, ठीक है, सॉरी अष्टबर्ग चाचा जी आए। कौन चाचा जी आए? अष्टबर्ग चाचा जी आए। एंड ये अष्टबर्ग चाचा जी जो हैं 3D स्ट्रक्चर दिए। 3D मूवी आप लोग बहुत देखते होंगे, एनिमेशन देखते होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं और ये जो है वो उस समय मतलब ये देखते दिए हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए कि दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हमें नई चीज़ें पढ़ाने का और चीज़ें मौका मिले। तो इस तरह का काम कड़ा कीजिए आप लोग भी थोड़ा। तो अष्टबर्ग जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिए। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिए। एंड इन्होंने जो स्टडी की थी उन्होंने किस बेसिस पे ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए दिया इन्होंने किस बेसिस पे दिया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेसिस पे, राइट। एक मिनट, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे स्टडी करके दिया। एंड इन्होंने प्रूफ किया कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो क्या है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एविडेंसेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स? तो अष्टबर्ग चाचा जी आए एंड अष्टबर्ग चाचा जी ने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया। और ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताया उन्होंने ऐसे ही तुक्का नहीं मारा। ठीक है, जैसे कि आजकल जनरली आप लोग एग्जाम में तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए स्टडी किया और इन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो दिया। और इन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। इसके इस बात पे मोहर जो लगाया, क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उस पर मोहर लगना भी ज़रूरी होता है कि हमारी थ्योरी सही है या नहीं है। तो उसके बाद विल्किंस चाचा जी आए। कौन चाचा जी आए? विल्किंस चाचा जी आए। ये विल्किंस चाचा जी ने क्या किया कि इसके इस जो चीज़ अष्टबर्ग ने कहा था उस पर मोहर लगाने का काम किया। ठीक है, उसको क्या लगाने का काम किया? मोहर लगाने का काम किया। यानी कि इस चीज़ को जो अष्टबर्ग चाचा ने बताया उसको कन्फर्म करने की कोशिश की। ठीक है, कन्फर्म करने की कोशिश की। तो विल्किंस ने इस अपने फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी इन्होंने स्टडी करा होगा, फिजिकल जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से इन्होंने इसके डीएनए का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था उसको ये मैच करवाया। और मैच करवाने के बाद इन्होंने कहा कि जो अष्टबर्ग ने दिया है वो क्या है? सही है। तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि अष्टबर्ग का कहना सही है। तो विल्किंस ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या क्या पॉइंट बताई हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो विल्किंस ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो बताया है वो क्या बताया है
कि जो डीएनए होते हैं इन द ऑल द ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उसके जो कंपोजिशन होता है वो आइडेंटिकल होता है, राइट। तो क्या है कि डीएनए इन ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिकल कंपोजिशन, राइट। तो लिंकिस ने कहा कि जिस भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होते हैं, मतलब लगभग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए होते हैं, ठीक है। तो जो जेनेटिक मेटेरियल के रूप में और कुछ में आरएनए जेनेटिक मेटेरियल के रूप में होते हैं, जैसे वायरसेस वगैरह में, ठीक है। तो डीएनए जो होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिकल कंपोजिशन होते हैं। आइडेंटिकल कंपोजिशन का मतलब जो हम लोग देख रहे हैं फॉस्फेट, सुगर, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू स्ट्रेन्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रेन वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इस तरह से अगर डायग्राम बनाए, एंड जो डीएनए होता है वो स्पैगेटी टाइप होता है। डीएनए कैसा होता है, स्पैगेटी टाइप होता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर हम हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, चलिए 3D आ चुका था तो 3D डायग्राम भी बनाने की कोशिश करते हैं। राइट, दिस आर द डीएनए। इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, दो स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस, ये कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये इन्होंने सेकेंड लाइन में बताया है। अब नेक्स्ट तीसरा चीज़ें इन्होंने क्या बताया है, तीसरा इन्होंने ये बताया कि जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड है, कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो नैनोमीटर में अगर बात करेंगे तो 3.34 नैनोमीटर, राइट। तो ये इतना डिस्टेंस होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो ये टर्न जो क्रिएट होता है, मतलब मेंटेन रखता है टर्न को, मेंटेन टर्न इन रिपीटिटिव सीक्वेंस, ठीक है, रिपीटिटिव सीक्वेंस। तो ये तीन बातें विल्किंस ने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, उसके पास आइडेंटिकल कंपोजिशन होता है, दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, डीएनए स्पैगेटी टाइप होता है, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि टर्न को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जब टर्न आता तो टर्न जो है वहाँ से क्रिएट होता है एंड रिपीटिटिव सीक्वेंस वहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्न हुआ, ठीक है, ये यहाँ से ये दूसरा टर्न, ये यहाँ से तीसरा टर्न। तो इस तरीके से जहाँ भी टर्न स्टार्ट होता है वहाँ से फिर वो सीक्वेंस स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से वो सीक्वेंस स्टार्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ATGC है, तो फिर यहाँ टर्न जहाँ से स्टार्ट होगा तो ATGC, फिर टर्न ATGC, फिर टर्न ATGC। तो इस तरीके से जो है रिपीटिटिव सीक्वेंस मैनर में ये बातें चलती हैं, ठीक है। अब विल्किंस चाचा के बारे में और अस्टेबल चाचा के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। अब हम आते हैं कहाँ पे, हमारा जो मॉडर्न थ्योरी है वो है कौन, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल थ्योरी, राइट। क्या है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल थ्योरी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, राइट। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने
जो है क्या करा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका, ऑफ डीएनए का, डबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। एक, हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। रुकिए एक मिनट। चलिए फिर देखते हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है क्या बताया इन्होंने, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया, और इन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन में जो जो पॉइंटेड बताई है वो पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है। एंड डीएनए टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। और ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। मतलब एक इस तरीके से ये वाला हो गया, ठीक है, राइट, दूसरा इस तरीके से ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरह से ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसमें कि इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है कि ये एंटी पैरेलली अरेंज होता है। क्या होता है, एंटी पैरेलल अरेंज्ड होता है। एंटी पैरेलल अरेंज होने का मतलब क्या हुआ कि एक जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट में दूसरा होगा। जैसे कि एक मान लीजिए 5, एक जो है 3' to 5' है, तो दूसरा क्या होगा 5' to 3', ठीक है। तो ये एंटी पैरेलली अरेंज्ड रहता है, और ये एंटी पैरेलली अरेंज रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, एक जो है 3' to 5' है, तो दूसरा क्या होगा 5' to 3', ठीक है। ये हो गया एंटी पैरेलली। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम से भी कैसे होगा, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलली अरेंज होता है, ठीक है। और दूसरी बात की जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब मान लीजिए कि एक रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर है, क्या डीएनए रस्सी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, धागे की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अगर हम एक रस्सी को ऐसे कर दे, एक रस्सी को ऐसे कर दे, तो उसको जोड़ने के लिए मतलब कुछ बॉन्ड चाहिए, ठीक है। उसको मतलब इस तरह से करेंगे तो बॉन्ड चाहिए। उसी तरह यहाँ पे जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ने के लिए जो काम करता है वो बेस पेयरिंग रूल ऑफ 4 ग्राफ काम करता है। कि जो 4 ग्राफ है का जो बेस पेयर रूल है वो यहाँ पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन को आपस में जोड़ने का काम करेगा, एंड जिसके कारण क्या होता है कि डीएनए का फॉर्मेशन होता है। एंड ये यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, जो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है दो स्ट्रैंड आपस में, तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, बेस पेयर रूल ऑफ क्या, नाइट्रोजन बेस जो है नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग बेस पेयर रूल ऑफ 4 ग्राफ में देखें तो बेस पेयर रूल क्या कहता है, जैसा कि हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इनका जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है वो आपस में बेस पेयर रूल के जरिए जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट कि जो डीएनए है इसका जो दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या 20 एंगस्ट्रॉम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि प्यूरिन हमेशा पैरामिडीन से जो है बेस पेयर करेगा, एंड पैरामिडीन हमेशा प्यूरिन से करेगा, ठीक है। प्यूरिन जो है वो बेस पेयर किसके साथ करेगा, पैरामिडीन के साथ, एंड पैरामिडीन किसके साथ करेगा, किसके साथ करेगा, प्यूरिन के
साथ करेगा, राइट। तो प्यूरिन पैरामिडिन के साथ करेगा और पैरामिडिन प्यूरिन के साथ करेगा। हाउ, सी हियर कि जो ए है हमेशा वो टी के साथ जो है वो बेस पेयरिंग करेगा। कैसे? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। तो ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जी और सी जो है आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ते हैं, ठीक है। तो ए और टी के बीच में क्या होता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड जी और सी के बीच में क्या होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं, मतलब ए टी के साथ बेस पेयर करे या टी ए के साथ बेस पेयर करे तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी के साथ करे या सी जी के साथ करे तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए यहाँ पे प्यूरिन पैरामिडिन प्यूरिन जो है वो जो है आपस में बेस पेयरिंग करता है। नेक्स्ट जो आता है कि हम लोग देख लेते हैं और क्या चीज़ बच गया है इसमें कि जो कुछ बचा। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें हेलिक्स इस तरीके से है। तो ये जो हेलिक्स है ये वन हेलिक्स ये है, ये एक हेलिक्स है। तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसको जूम करके इस तरह से मतलब करने की कोशिश करूं, ये मान लीजिए कि हेलिक्स है, तो इस हेलिक्स में कैसे जुड़ा हुआ होगा? तो यहाँ पे मान लीजिए ए टी के साथ जुड़ा है, ठीक है, जी सी के साथ जुड़ा है, जैसे कि ए टी सी जी है, मान लीजिए ये सीक्वेंस है। तो ये जो है जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा इससे, इस तरीके से जो है 10 बेस पेयर जो है एक हेलिक्स में प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ये हो गया वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो क्या बताया इन्होंने कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं वो एंटी पैरेलली अरेंज होते हैं। एक 5'3' होगा तो दूसरा 3'5' होगा तो दूसरा 5'3' होगा। दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो प्यूरिन है वो हमेशा पैरामिडिन से बेस पेयर करेगा और पैरामिडिन हमेशा प्यूरिन से जो है बेस पेयर करेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है चीज़ें हम लोग क्या देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने देखा कि फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस मिल करके बना होता है, तो कैसे बना होता है और जो एंटी पैरेलली शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो क्यों किया गया है। चलिए, तो अभी हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया कि इसमें पेंटोज शुगर होता है, तो मैं पेंटोज शुगर का डायग्राम बना रही हूँ भी, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। अब एक यहाँ पे मान लीजिए 3' to 5' है, ठीक है, एक 3' to 5' है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा 5' to 3'। तो किस मैनर में होगा? इस मैनर में होगा। कैसे एंटी पैरेलली अरेंज होता है, क्लियर है? इस तरीके से होता है, राइट। ठीक है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक 3' to 5' है, तो दूसरा क्या होगा? 5' to 3'। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और यहाँ पे जो है फोर्थ कार्बन है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। ये यहाँ पे कितना कार्बन है? थर्ड कार्बन। ये नहीं दिख रहा है कलर आपको ना, दूसरा कलर लेते हैं। मैं सोच रही थी कलर चेंज करते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये यहाँ पे फॉस्फेट लगा होता है और इसके ये यहाँ से जुड़ा होता है,
ठीक है, 4th कार्बन से। इसी तरीके से सब में यहाँ पे फॉस्फेट लगा होगा, जिसके कारण डीएनए का जो नेचर होता है वो नेगेटिव होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, यानी जो न्यूक्लियोसोम है उसके ऊपर जो है ये रैप फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू दिस नेचर, नेगेटिवली चार्ज के कारण, क्योंकि प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसी के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से है, इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे फॉस्फेट लगा रहेगा। राइट, ये यहाँ पे इस तरीके से फॉस्फेट लगा रहेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे शुगर देख लिया हमने, फॉस्फेट देख लिया हमने, अब है नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो है वो कैसे होता है। ये कलर दिख रहा है, नहीं दिखेगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, ये यहाँ पे नाइट्रोजन बेस ए है, तो इसके अपोजिट में यहाँ क्या हो जाएगा, टी विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या होगा, ए किसकी हेल्प, कितना बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे सी है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जी, और ये होगा किसकी हेल्प से, ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प से। जी के साथ, जी में भी ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे जी लिखते हैं, और सी ऐसे होता है, तो जिसमें सी जैसा स्ट्रक्चर बने उसके साथ जी बॉन्ड करता है, या जी के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो पेयरिंग करता है। अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ जी है तो क्या होगा, ये फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगा, किससे, सी से। ठीक है, फिर यहाँ पे ए हो गया, डबल बॉन्ड टी के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बेस पेयरिंग रूल होता है। तो ये एक्चुअली जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला जो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, तो 3' to 5', 5' to 3', इस मैनर में जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है ऐसा होता है। ठीक है, ये जो हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो डायग्राम जो है डीएनए का जो हेलिक्स होता है उसमें किस तरीके से जो कंपोजिशन होता है, कैसे होता है, वो हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करा है। ठीक है, ये रहा 5', 3' to 5', 5' to, इस तरीके से एंटी पैरेलली ये प्रेजेंट रहता है। तो ये डायग्राम है जिसमें आप कंपोजिशन क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है उस तरीके से आपको शो करा गया है कि एक्चुअली में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे जुड़ता है एंड कैसे डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इतना सा ये चीजें थी डीएनए के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने क्या किया कि कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि डीएनए क्या क्या कंपोजिशन उसमें बनता है, क्या क्या चीज़ मिलकर डीएनए बनता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 4 ग्राफ रूल पढ़ा, बेस पेयरिंग रूल ऑफ 4 ग्राफ पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टलोग्राफिक एविडेंसेस ऑफ डीएनए पढ़ा। एंड उसके बाद क्या पढ़ा हमने, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ा। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने डील किया। इसके बाद हम लोग जो है फंक्शन पे चलेंगे कि डीएनए का क्या फंक्शन होता है। तो डीएनए जो होता है वो 2 तरीके से फंक्शन करता है, एक ऑटो कैटालिटिक फंक्शन, एक हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो हम वीडियो को जो है 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है।